हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी सभी की प्रिपरेशन है ना। तो जैसे कि कल हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज उसी का पार्ट हम फ्रेंच फ्रांस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के सीरीज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो वीडियो और आएगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फिर हम ख़त्म कर देंगे, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हम बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर जैसे जेएनयू, बीएचयू, इफ्लू और दून यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कल तक कल कहाँ तक देख लिया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो लुइस 16 थे बर्बन फैमिली के, है ना, उनकी शादी हो गई थी एट द एज ऑफ 28। किसके साथ हुई थी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, है ना। सो अब हुआ क्या था दोस्तों, उस कहानी उस टाइम के सिनेरियो जो मैंने बताया था कि जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, है ना, जब उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी ट्रेजिडी थी, हाँ ट्रेजिडी थी, सॉरी ट्रेजिडी बोल रहा हूँ, माफ़ करना। जो ट्रेजिडी थी दोस्तों, उनकी इम्पटी थी, जिसको राजकोष बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था हमारे माइंड में कि ऐसा क्यों था और कैसे था, और इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। तो आइए इसी इसी को हम आगे जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये सारे मैंने रीजन आपके लिए लिखे हुए हैं। इसको मैं आपको फटाफट समझाता हूँ वो क्या रीजन थे एम्पिटी ट्रेजरी के, है ना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो फ्रांस था वो काफ़ी सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था, वो भी काफ़ी लंबे टाइम से, जो कि पहला रीजन था। अब दोस्तों आपको पता होगा, जब वॉर्स होती, जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ऐसा तो है नहीं ईंट पत्थर से हम लड़ाई करते हैं या हम बोल के लड़ाई कर रहे हैं, है ना। हथियारों एमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज, जो भी पैसे हैं, वो हमें चाहिए होते हैं। तो एक ये भी रीज़न था कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे ख़त्म हो रहे थे, पैसे जो ख़त्म हो रही थी ट्रेजरी एम्प्टी होने के। जो अगला रीज़न था दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा भव्य पैलेस था वर्साइलिस, है ना, वर्साइलिस बोल लो या वर्साइलिस। जो पैलेस था काफ़ी भव्य था, उसके मेंटेनेंस में बहुत सारा एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे आते थे वहाँ वहाँ उसको मेंटेन करना। इसको मैं एक सीधे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। सपोज मैं अगर आपको कह दूँ कि आप पीओमए के ऑफिस में रहिए, जो बहुत बड़ा ऑफिस है ना, या मैं बोल दूँ ताजमहल में रहिए आप जाके, या लाल किले में जाके रहिए, तो एक बार के लिए आप खुश हो जाएंगे, है ना, कि मुझे चलो रहने को मिल गया। बट आप खुद सोचिए, उसकी मेंटेनेंस, है ना, उसके सारे खर्चे आप ऐसे नहीं बियर कर सकते। उसके लिए काफ़ी सारे खर्चे जो होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चे होते हैं। मैं आपको वो पैलेस दिखाना भी चाहूँगा। ये है वर्साइलेस पैलेस, है ना, जो पेरिस से थोड़ी सी दूरी पे स्थित है, स्थित था, जिसको बनाया गया था। तो ये है पैलेस, है ना दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा था, किस तरीके से था। इसको मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता, है ना। तो इसके लिए भी पैसे चाहिए थे, है ना। आपको बस इतना करना है, कमेंट में ये बताइएगा, ये जो वर्साइलेस पैलेस था, है ना, किसने बनवाया था, है ना। वो कौन था, कौन से किंग थे जिन्होंने ये वर्साइलेस पैलेस बनवाया था। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट था, जो अमेरिका था, आपको भी पता होगा, जैसे वी आर इंडियन, है ना, जो इंडिया पे है ना, इंडिया में भी ब्रिटेन, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उनका उनकी कॉलोनी थी एज ए इंडिया। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बताऊं, अमेरिका भी अ, अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर में था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। और ये भी मैं बताऊं, जो ब्रिटेन है और फ्रांस, इनके बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती दोस्तों, जो दुश्मन का दुश्मन होता है, वो क्या हो जाता है? दोस्त। अमेरिका का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। और फ्रांस का दुश्मन दुश्मन कौन था? ब्रिटेन, है ना। तो जो फ्रांस था वो दोस्ती निभा रहा था, यहाँ पे अमेरिका की मदद कर रहा था। वो मदद कैसे कर रहा था? अगर पैसे नहीं भी थे तो लोन लेके मदद की जा रही थी, है ना, अमेरिका को आज़ादी आज़ादी दिलाने के लिए।
तो इस तरीके से भी ट्रेजरी खाली होने का भी रीजन है, और उसके लिए काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ पे करना पड़ता था एज ए इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था, क्योंकि जो आसपास की यूरोपियन कंट्रियाँ थी जिन्होंने लोन दिया हुआ था फ्रांस को, तो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। और अगला जो है, अगर आपको एक राज्य चलाना है, एक स्टेट चलाना है, कंट्री चलानी है, उसके लिए भी आपको मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें, आपको पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं, आर्मी आप देख सकते हो। रेगुलर मेंटेनेंस में ये जहाँ पे रहते थे वर्साइलेस में, किंग को मेंटेन करना पड़ता था, गवर्नमेंट को, और उनके ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसे रेगुलर एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता था। तो इसके लिए भी पैसे चाहिए ही होते हैं। तो और आगे जो मैं बताऊं दोस्तों, एक और रीजन था मेजर, जो टैक्स जो पे किया जा रहा था सिर्फ वो थर्ड स्टेट के थ्रू किया जा रहा था। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं रिकॉल करा देता हूँ। जो फ्रांस की उस टाइम पे हालत थी, और जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो तीन हिस्सों में, तीन तरीके से डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें कलर्जी थे, सेकंड स्टेट जिसमें नोबल पीपल रहते थे, उनके है ना, रिच पीपल, और थर्ड स्टेट जिसमें पीजेंट, आप समझ सकते हो, कारपेंटर हो गए, लॉयर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लेबरर हो गए, वो थर्ड स्टेट में आते थे दोस्तों। अब जो टैक्स पे करना होता था सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग करते थे, जो अमीर थे वो टैक्स पे ही नहीं करते थे। तो एक ये भी रीजन होता था कि भाई अ, अ, जो ट्रेजरी है एम्प्टी होने का इस तरीके, क्योंकि जब आप टैक्स ले रहे हो, रिच लोगों से ले ही नहीं रहे हो, है ना, पुअर लोगों से ले रहे हो, तो टैक्स तो आपको मिल ही रहा है, बट हो सकता है तो आपको टैक्स और मिल सकता है, जहाँ जो नॉबल लोग हैं अगर उनसे भी लें। तो एक ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेन रीजन है ट्रेजरी एम्प्टी होने का। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एम्प्टी, ट्रेजरी एम्प्टी कैसे हुई थी, क्यों था, है ना। तो आगे हम देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है दोस्तों। जब अमेरिका इन- को इंडिपेंडेंस मिला था, तो फ्रांस ने क्या किया था, आपको याद हो, स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है इंडिपेंडेंस पे एज ए भेंट में दिया था, एज ए गिफ्ट दिया था, है ना। तो ये चीज़ देख सकते हो किस तरीके से उसको भी गिफ्ट करना, बनाना, तो खर्चा तो आता ही है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें समझ सकते हो, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। आपको बस इतना बताना है, आप सभी अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, कि जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, उसके डिजाइनर या किसने बनाया था, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया, फ्रांस ने एज ए गिफ्ट दिया था अमेरिका के इंडिपेंडेंस पे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसी चीज को आगे समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, क्या हुआ, जो राजा था, है ना, लुइस 16, अब उसको मजबूरी में क्या करना हुआ, टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा, या इंक्रीज करना पड़ जाता था। हालांकि प्लानिंग कर रहा है, इधर राजा प्लान कर रहा था कि भाई ट्रेजरी हमारी जो है इम्पिटी है, अब इसके लिए टैक्स लगाया जाए। और टैक्स कौन पे करा, वही थर्ड स्टेट। तो आगे की चीजें समझते हैं और अच्छे तरीके से। ये मैंने आपको दिखाई दिया पैलेस। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ दोस्तों, अ, एक द स्ट्रगल टू सर्वाइव सर्वाइव सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो एक चीज तो ये साइड बाय साइड तो चली रही थी, और एक चीज ये भी थी, फ्रांस में उस टाइम पे सब्सटेंसेस क्राइसिस आ गया था। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। देखा जाए, 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी, है ना। अब वो बढ़ के सीधे 1789 में 28 मिलियन हो जाती है पॉपुलेशन। आप समझ सकते हो, इतने टाइम में 5 मिलियन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है डिमांड में, किसके लिए, जो बेसिक मीन्स होते हैं, बेसिक कमोडिटीज होते हैं हमारे, हमें चाहिए क्या जीने के लिए, बेसिक जो सभी पीपल को चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये बेसिक नीड्स हैं, है ना। हेल्थ भी आ जाता है, बट एक जो बेसिक नीड देखा जाए, बेसिक मीन्स जो है, अगर वो ही खतरे में आ जाए, वही सब्सटेंसेस क्राइसिस होते हैं। तो इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। अब जब डिमांड बढ़ती है, उससे क्या होता है, अ, तो जो प्रोडक्शन होता है वो डिमांड को मीट नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अब और ये कैसे होता है,
प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बढ़ाया क्यों नहीं गया, वो मीट क्यों नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हुआ था दोस्तों, वहाँ पे ड्रॉट या हेल्स, ओले पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी फ्रांस में, है ना। उससे क्या हुआ, जो हार्वेस्टिंग हुई थी उस टाइम पे रिड्यूस हो गई, और जिसकी वजह से जो प्राइसेस थे बेसिक कमोडिटीज़ के, जो बेसिक मीन्स थे, है ना, तो महंगे होते जा रहे थे। और एक रीजन और था, जो वहाँ के लेबरर थे जो काम करते थे, उनके वेजेस भी फिक्स थे। अब यहाँ पे तो आप देख रहे होगे कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, बट वेजेस नहीं इंक्रीज हो रहे। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ आपकी सैलरी 70,000 है, बट आप कहो कि वेल गुड, 70,000 सर्वाइव कर लो। बट हाँ, यहीं पे देखा जाए कि जो महंगाई है इतनी बढ़ जाए कि जो आपकी 70,000 है वो 20,000 या 30,000 के बराबर आ जाए, फिर क्या होगा, आपको सरवाइव करना इतना इजी नहीं हो, क्योंकि आपकी फैमिली है, परिवार है ना, सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो यहाँ पे सरवाइव करना इजी नहीं था, जो बेसिक मीन्स थे वही आपको पूरे नहीं हो पाते थे। और पॉपुलेशन बढ़ती है तो दोस्तों डिमांड बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप 2 जने रह रहे हो तो इतना खाना खा रहे हो, है ना, कल को फैमिली मेंबर बढ़ते हैं, 6 लोग हो जाते हैं आपकी फैमिली में, फिर भी आपकी बेसिक नीड्स जो कम्युनिटीज़ बढ़ेंगी नहीं, इंक्रीज होती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड एंड सप्लाई में भी ये फ़र्क आपको देखने को मिलता है। हालांकि तब ज़्यादा ही जब हार्वेस्टिंग जो है बैड हो जाए ड्यू टू वेदर कंडीशन। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। एक तो आपको पता है कि भेदभाव था, सिर्फ टैक्सेस क्या था, थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मिला के, और राजा जो किंग था वहाँ का, वो प्लान कर रहा था कि टैक्सेस को दोबारा इम्पोज किया जाए, बढ़ाया जाए और लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे ये फर्टाइल ग्राउंड बनाता है रेवोल्यूशन के लिए। तो आगे चीज़ें मैं कुछ और चीज़ें समझा रहा हूँ कि और क्या चीज़ें हुई जो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हमें देखने को मिलता है फ्रांस में। अगला था कि ग्रोइंग ऑफ माइंड मिडिल क्लासेस, है ना, और एंड ऑफ द प्रिविलेज। अब होता क्या है दोस्तों, जो थर्ड स्टेट का तबका था, जो थर्ड स्टेट के पीपल, उन्हीं में से कुछ लोग मिडिल क्लास में आते थे, है ना। तो वो लोग क्या हुआ, जब वो प्रॉस्परस होंगे, जब, है ना, उनके पास पैसा, अब उनके पास कैसे, वो कौन थे मिडिल क्लास, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स, लॉयर्स, ये मैन्युफैक्चरर, ये मिडिल क्लास में थे। जब इनके पास दोस्तों पैसा आएगा तो वो क्या होगा, अपने बच्चों को, ये खुद भी एजुकेट होंगे, अपनी पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, पढ़ाई पे खर्चा करना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान भी देना है। इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, है ना, थॉट्स, नए नए आइडियाज़ आते हैं आपको, सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो थर्ड स्टेट था वो प्रॉस्परस हुआ, एजुकेशन लिया, है ना, थोड़ा नए 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 थिंकर और विचारों को पढ़ा, उनकी बुक्स पढ़ी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आइडियाज़ आते हैं इस तरीके से, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम था थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले क्या था, जो गरीब थे तो वो बस यही सोचते थे कि हाँ, हम पैदा हुए हैं थर्ड स्टेट में, अब तो हमें नोबल पीपल जो हैं, कलर्जी हैं, किंग के लिए काम करना है। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि ऐसा क्यों है, हम इक्वल क्यों नहीं है। तो ये आइडिया कहाँ से आया था, जब उनको एजुकेशन दी गई, उनका जो बिलीफ सिस्टम था थोड़ा चेंज हुआ, है ना। और वहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, जो कि किंग और कलर्जी के घर में सिर्फ पैदा होने से मिल रही थी उस टाइम पे लोगों को, है ना। उनके दिमाग में ये चीज़ें आई, जो कि अपोज करने लगी वहाँ की सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, है ना। तो यहाँ पे भी देखा जाए, जो और उनकी डिमांड आ गई कि जो ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो बेस हो किस पे, फ्रीडम और इक्वल लॉज, और अपॉर्चुनिटीज भी सबको इक्वली मिले, है ना। जबकि ऐसा नहीं था फ्रांस में दोस्तों, है ना। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे थे, उन्हीं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता, महंगाई की भी चपेट उन्हीं को लगती थी, लेबर एंड ऑल को, है ना। अब ये लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड भी हुए, किससे, फिलोसफर, जैसे मैं बता रहा था, जब एजुकेट हो रहे थे, है ना। तो ये तबका थोड़ा सा बढ़ रहा था मिडिल क्लास का। और कैसे इंस्पायर्ड हुए वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। तो कुछ थिंकर्स और फिलोसफर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, 3, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो पहले जो फिलोसफर हैं, जॉन लॉक, ये इंग्लिश फिलोसफर हैं, यूके से बिलोंग करते हैं। इनकी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो एक
एक ग्लोरियस आइडियाज देता है। है ना, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया, इन्होंने उस टाइम के सिस्टम को रिफ्यूट किया, है ना, जो डॉक्ट्राइन है, या ये रिफ्यूट क्या किया था इन्होंने, डिवाइन एंड अब्सोल्यूट राइट को। जो मोनार्की है, जो किंग है, ऐसा माना जाता था दोस्तों उस टाइम पे कि जो किंग है, जो मोनार्की है, उनको अब्सोल्यूट पावर दी गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिवाइनली उनको गॉड ने बनाया है, गॉड गिफ्टेड है। तो जो राजा जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम था वो सुपीरियर है, चाहे जो डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो किंग करप्ट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, अपनी मर्जी से चला सकता है, तानाशाह बन सकता है। तो उन सारी चीजों को रिफ्यूट किया जॉन लॉक ने। इस तरीके की आइडियाज अब लोगों के बीच में आने लगी थी। आगे देखते हैं और फिलोसफर कौन थे। ये इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं जॉन लॉक दोस्तों, ये आपको याद करके रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें ये चीज बताई गई है, इनके आइडियाज, जो इनके विचार थे, है ना, उस टाइम के सिस्टम को लेके। तो अगला जो है जीन जैक रूसो, ये आपको ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर फिलोसफर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, है ना। तो इनकी एक जो बुक है जो इन्होंने लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने इसमें बताया कि जो वोटिंग राइट्स हैं, है ना, वो इक्वल होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, अब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी किंग, किसी भी कंट्री में। तो इस तरीके से भी लोग डिस्कस करना शुरू करे थे, क्योंकि आगे भी मैं समझाऊंगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इक्वालिटी नहीं थी दोस्तों, है ना, फ्रांस में वोटिंग राइट नहीं थे, सभी को नहीं मिले हुए थे, इक्वल वोटिंग राइट नहीं थे, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगले फिलोसफर को हम देखते हैं, मोंटेस्क्यू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंच फिलोसफर हैं। इन्होंने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये बताया, जो ये समझाया कि जो पावर है किसी भी कंट्री की, किसी भी सिस्टम के, वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। किस तरीके से, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होना चाहिए। जैसे कि आप अभी के सिस्टम में देखते हो कि इंडिया में, अमेरिका में, है ना, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, है ना। तो लेजिस्लेटिव ऐसी बॉडी है जो कानून एंड लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इनको फॉलो करते हैं, जुडिशरी सिस्टम जैसे कि आप देखते होगे जो न्याय एंड सारी चीज़ें दिलाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन्होंने ये बताया कि भाई जो किंग है, एक पर्सन है, उसके पास ये सारी पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो करप्ट हो जाएगा, अपने मनमर्जी डिसीजन गलत ले सकता है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये सारे विचार अब इनलाइटेंड कर रहे थे वहाँ के पीपल को, जब उन्होंने पढ़ा। और वो क्या कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे पब्लिक प्लेस पे। आपको सिंपल से, आपको बचपन में याद होगा या अभी भी याद होगा, ये चीज़ें होती होंगी दोस्तों। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हो, चाहे पार्क में, कहीं पे भी, या ऑफिस में भी, ऑफिस की बात छोड़ो, है ना, आप स्कूल में भी होते हो, जो ऐसे आइडियाज आते हैं आप डिस्कस करते हो ना खाली टाइम में। और ऐसे ही एक बेस्ट एग्जांपल है, उस टाइम पे जो सैलून हुआ करते थे, है ना, आप जाते हो अपने हेयर कटिंग के लिए, जो भी उस टाइम पे जो बाकी का टाइम होता है, आप कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ चीज़ें चल रही होती है सोसाइटी में, उस पर डिस्कशन होता है। ऐसे ही फ्रांस में भी लोग जो पढ़े थे, है ना, जो नहीं पढ़े थे, उनको ये सारी चीज़ें बताते थे, ये आइडियाज़ देते थे, और पीपल में फैलाते थे। और कुछ भी बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ते हो, तेज तेज पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए। ये जो आइडियाज़ थे ये इनलाइटेड करने लगी थी पीपल। तो अब देखा जाए, उस टाइम की जो सोसाइटी थी पहले, उनको सप्रेस किया गया था। नोबेल और नोबल सोसाइटी जो थी, है ना, जो कलर्जी थी, जो किंग, वो काफ़ी सप्रेस हुए थे, थर्ड स्टेट के लोग। बट अब क्या था दोस्तों, कि अगर अब ऐसा कुछ होता, अब ये आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना, ये एकदम रेडी थे, क्योंकि अब ये इनलाइटेंड थे। अब यहीं पे क्या था, एक साइड में क्या चल रहा था, जो लुइस 16 थे, है ना, किंग फ्रांस के, वो प्लान कर रहे थे कि आगे के टैक्सेस को बढ़ाया जाए, फर्द फर्द, है ना, इम्पोज किया जाए टैक्सेस। तो अब जो अगला जो वीडियोस आएगा, कि जब ये लुइस 16 थे, वो जब प्लान कर रहे थे टैक्स को, है ना, इम्पोज करने के लिए वहाँ की जनता पे,
अब क्या रिएक्शन होने वाला था, क्योंकि जो अब भी टैक्स बढ़ने वाला लगने वाला था, जो बढ़ने वाला था, वो किस पे इम्पोज होने वाला था, थर्ड स्टेट पे। बट इस बार दोस्तों मैं बताऊं, अब जो वहाँ की जनता थी, जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, वो इनलाइटेंड थे, उनको आइडियाज़ पता थे। अब वो अपोज कर रहे थे, वो एक अलग तरीके की सोसाइटी का डिमांड भी कर रहे थे। तो अब इसका जो रिपरकेशन होगा, जो सारी चीज़ें होंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप दोस्तों, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। आपको मैंने ये बताया कि जो फ्रांस में उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। फ्रांस ने काफ़ी सारे वॉर लड़े थे, जिस टाइम पे फ्रांस की हालत खस्ता हो गई थी, पैसे नहीं थे, ट्रेजरी खाली थे किंग के पास, और किंग प्लान कर रहा था अब फर्दर टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए, है ना। और महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई थी वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा लोन था फ्रांस पे, है ना। बैड हार्वेस्टिंग हुई थी, और लोग अब वहाँ के इनलाइटेंड हो गए थे, पढ़ रहे थे, लोगों को बता रहे थे, है ना, नए नए थिंकर्स और आइडियाज़ जो फिलोसफर थे उनकी बुक्स को पढ़ के। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, जो कि एक फर्टाइल ग्राउंड रेडी कर रही थी रेवोल्यूशन के लिए फ्रांस में, है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम समझेंगे कि जो वहाँ के पीपल का रिएक्शन था वो क्या था, आगे क्या चीज़ें हुई, जिससे कि जो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई आई होप आपके वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर बिल्कुल ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड, अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको नहीं पता, आप सर्च कीजिए, गूगल का यूज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, सर्च करके आंसर कीजिए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए, है ना, जो कि आपको फ्यूचर में मदद करेगी जब आपके एग्जामिनेशन करीब आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल, जिसके आपको कमेंट भी पसंद आ रहे होंगे, जो आंसर कर रहे हैं, तो दिल खोल के आप उनके कमेंट को लाइक दे सकते हैं। ऐसे वीडियोस को भी देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे अब यहीं पे विदा लेना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।